जो हमने साइकिल योजना की बात कही, साइकिल योजना जो लड़कियों के लिए शुरू किया, विदेश से कितनी टीम आई थी, 9 में, 10 में, 11 में टीम आई विदेश से, ये देखने के लिए कि इन लोगों ने सब महिलाओं के लिए साइकिल योजना कर दिया है, हाई स्कूल से शुरू। इसको देखने के लिए इंग्लैंड और कहां कहां से आया, और उसके बारे में कैसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अब तो हमको लोग नहीं याद रखना चाहते हैं, बहुत लोग, उसको तो आजकल तो आ गया है सोशल मीडिया न जी, अब मोबाइल पर ना सब चीज आजकल सब दिखाते रहता है, तो ये सब तो सब बतवा को लोग खत्म कर देगा। लेकिन जान लीजिए कि जो काम किया गया उसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा हुआ था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय देश में सिर्फ एक ही चर्चा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने की तैयारी में सभी दल जुट चुके हैं। ये बात भी उतनी ही सच है जितनी कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए हर किसी के कुव्वत नहीं होती, वहाँ घर घर में राजनीति होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके पास राजनीति का चाणक्य है, तो उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 20 साल से बिहार की राजनीति में एक छत्र राज्य करने वाले नीतीश कुमार भी उतने ही घाघ हैं जितने कि अमित शाह। ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार जितना ज़मीन के ऊपर हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे हैं। बात ये कहने का मतलब है कि उनकी था पाने की हिम्मत तो उनके आस पास में रहने वाले किसी दिग्गज नेता की हिम्मत नहीं कि उनकी बात को समझ सके। नीतीश कुमार वो घाघ नेता हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से बिहार में अपनी पकड़ जारी कर रखी है। वो धीरे धीरे करके अपने पत्ते खोलते हैं। जिस तरीके से एनडीए ने सीट शेयरिंग करके नीतीश कुमार को चौंका दिया, या यूँ कहा जाए कि उनको जगा दिया, लोगों को लगने लगा कि ये वही पुराने नीतीश कुमार हैं जो कि अपने उग्र तेवरों के लिए जाने जाते हैं। लोगों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, साथ में केंद्र सरकार के दबाव में नीतीश कुमार बिल्कुल असहज हैं। उनको अपने अचेतन अवस्था में है, वो कोई भी निर्णय अपने हिसाब से ले नहीं पा रहे हैं। उनको निर्णय लेने के लिए ललन सिंह, संजय झा और कुछ खास लोग हैं जो कि जिनकी गिरफ्त में चारों तरफ जो लोग आसपास बैठे हैं वो चाटुकार टाइप के हैं। उनके हिसाब से जेडीयू में चर्चा चल रही है। जेडीयू वही डिसीजन ले रहे हैं जो संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह और दूसरे नेता संजय झा तो वैसे ही भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, क्योंकि ललन सिंह केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो तो ये मान के चल रहे हैं कि जेडीयू चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ये बात लोगों के दिमाग में भर दी गई है कि चुनाव के बाद या तो नीतीश कुमार यहाँ से केंद्र में जाएंगे या फिर जेडीयू आदि सिमट कर रह जाएगी, या ये हो सकता है कि पूरी की पूरी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी में समा जाएगी। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं कि खबरदार अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका सीबीआई, ईडी या मानहानि या सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब दिल्ली में बैठकर एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला तय हुआ तो वहां पर संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे जेडीयू के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। जैसे ही ये लोग वापस अपने पटना पहुंचे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मुलाकात की। उल्टे पांव नीतीश कुमार ने उनको अपने आवास से भगा दिया। ये कहने का मतलब था कि आपसे जिन बातों को कहकर समझाकर दिल्ली भेजा गया था, आपने उन बातों के इतर कैसे समझौता कर लिया। 101 सीट पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात क्यों नहीं रखी। इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि अभी जाकर
तुरंत बीजेपी को ये समझाने की कोशिश करें कि हम अपनी सीटें किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। साथ ही इसके साथ ही उन्होंने उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का संकेत दे दिया जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के मुखिया अमित शाह और जेपी नड्डा ने चिराग पासवान की पार्टी को दिए। इस बात को लेकर नीतीश कुमार इतने ज़्यादा खिन्न नजर आए कि उनके आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा गुस्सा नीतीश कुमार में पिछले 5-7 साल में नहीं देखा गया, जो कि एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद उनके चेहरे पर नजर आया। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन वो शांत हैं नहीं। इस बात को भी ध्यान रखिए कि वो कभी भी किसी की बात को भुलाते नहीं हैं। मौका पड़ने पर वो सूद समेत ब्याज, सूद और मूल समेत बदला जरूर लेते हैं। याद करिए कि किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी का दो फाड़ करा दिए थे, और चिराग पासवान जो इस समय सरकार की नाक के बाल बने हुए हैं, वो उस समय पे बिल्कुल पैदल कर दिए गए थे। इसमें सबको मालूम है कि लोजपा को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेता शामिल थे। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? जेडीयू की मुख्यमंत्री नाम की जो मांग थी, उसको लेकर अब एनडीए के एक और घटक दल यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मेरी निजी राय है कि चुनाव से पहले एनडीए को मुख्यमंत्री फेस को सबके सामने चर्चा कर देनी चाहिए, उसका खुलासा कर देना चाहिए। इस बात को लेकर अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का भी सपोर्ट मिल गया है। इस बात की अब चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी है कि क्या एनडीए के जीत जाने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात पर आशंका हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इसके साथ जेपी नड्डा जेडीयू की इस मांग को लेकर गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार अब खुलकर इस चुनाव में सामने आ गए हैं और उनको ये मालूम है कि एनडीए में सबसे मजबूत स्थिति में जेडीयू ही दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुख्यमंत्री पद के लायक फेस नहीं है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव जीत सके। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी सीधे जेडीयू के निशाने पर है, और महागठबंधन के निशाने पर जेडीयू है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन पे अब सीधे तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब वो मंत्रियों के साथ साथ नीतीश कुमार की भ्रष्ट सरकार को भी निशाना बना रहे हैं। अभी आएंगे आपके यहाँ या सुबह से आ गए होंगे यहाँ के भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जो 7वीं पास हैं कि नहीं पास हैं नहीं मालूम है। उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट किया है अमेरिका के उस यूनिवर्सिटी से, जो कि वो डिग्री ही नहीं देती है। तमिलनाडु के किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, जो कि सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए है। तो मुझे मालूम नहीं है कि शायद सम्राट चौधरी तमिल भी बोलते हैं, आएंगे तो पूछिएगा।
वो बड़ी बड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि 10th क्लास कब पास किया था। मतलब आपको मालूम है कि आप पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ी हैं, उनको नहीं मालूम है कि 10th कब पढ़ा था, कब पास किया था। उसके लिए आपको उनका एफिडेविट देखना पड़ेगा। अब वो तारापुर में लड़ रहे हैं और उनके सामने वहां का डबल MD, उसी तारापुर के गांव से पढ़ा हुआ एक लड़का, वहां का सबसे बड़ा शिशु रोग विशेषज्ञ, डबल MD और सबसे बड़ी चिकित्सा सेवा चलाने वाला लड़का चुनाव लड़ रहा है। अब तारापुर की जनता को चुनना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे कि उस व्यक्ति को चुनोगे जो आपके इस बदहाल व्यवस्था में भी आपके बच्चों का इलाज कर रहा है, अगर आप फिर से गलती करोगे तो जैसे जी रहे हो वैसे ही आगे जियोगे। 3 साल के प्रयास ने सिर्फ ये किया है कि वो 243 में से ज्यादातर अच्छे लोग मैंने चुनकर जनता के सामने रख दिया है। बहुत मेहनत हुई है लेकिन उनको रख दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हमने जनता के सर पर ये बोझ डाल दिया। तय कर लो भाई, अभी तक तुमने इतना ही कहा था कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, अब विकल्प तुम्हारे सामने है, जिसको चुनोगे वैसा ही सरकार बनाओगे। पहले नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर NDA जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूँ किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे।